हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT इंग्लिश बाय अजीत सर में। आज हम क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द जू का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस कविता में कवि लेस्ले नूरिस ने चिड़ियाघर में कैद बाघ और जंगल में आज़ाद बाघ के जीवन का अंतर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप क्लास 9th और 10th इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोएम के नाम के नीचे देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। इसको पहले हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझते हैं, और उसके बाद जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. यह कविता चिड़ियाघर में बंद बाघ और उसके प्राकृतिक निवास स्थान यानी कि जंगल में रहने वाले बाघ के बीच अंतर बताती है। The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. यह कविता शुरुआत में चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर में लौट आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। कविता को एक बार चुपचाप पढ़िए। एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और बताइए कि कौन से पद यानी कि स्टैंजास चिड़ियाघर के बाघ के बारे में है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन से जंगल के बाघ के बारे में है। तो पहले हम पोएम रीड करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पोएम का इंट्रोडक्शन। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जंगली जानवरों की असली जगह जंगल है, ना कि पिंजरा। कवि दिखाते हैं कि चिड़ियाघर में बंद बाघ कितना दुखी और क्रोधित है, जबकि जंगल में वही बाघ स्वतंत्र है और शक्तिशाली होता है। पहला स्टैंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage. कवि कहते हैं कि बाघ अपनी चमकीली धारियों के साथ पिंजरे में इधर-उधर घूम रहा है। पिंजरा छोटा है, इसलिए वह केवल कुछ कदम ही चल पाता है। वह अपने मुलायम पंजों पर बहुत शांत होकर चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से भरा है, क्योंकि उसकी आज़ादी छीन गई है। चलिए दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. कवि कहते हैं कि बाघ को तो जंगल में होना चाहिए था। उसे पेड़ों की छाया में छिपकर रहना चाहिए था। उसे लंबी घास में धीरे-धीरे चलते हुए तालाब के पास शिकार का इंतजार करना चाहिए था, जहां मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं। चलिए तीसरा स्टैंजा देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. कवि कहते हैं कि बाघ को जंगल के किनारे बसे गांवों के पास घूमना चाहिए था। उसे जोर से गरजना चाहिए था। अपने सफेद नुकीली दांतों और तेज पंजे दिखाने चाहिए थे और पूरे गांव में डर पैदा करना चाहिए था। यही उसका असली स्वभाव है। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अब वह सीमेंट के बने छोटे कमरे में बंद है। उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे कैद हो चुकी है। वह बार बार पिंजरे में घूमता रहता है और उसे देखने आने वाले लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यह उसकी उदासी और बेबसी को दिखाता है। लास्ट से स्टैंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes
at the brilliant stars. रात के समय बाघ इंसानों की आखिरी आवाज सुनता है। उसे गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। फिर वह अपनी चमकदार आंखों से आसमान के चमकते तारों को देखता रहता है। यह दृश्य बाघ की अकेलेपन और आजादी की चाह को दर्शाता है। कविता का मुख्य भाव यानी कि सेंट्रल आइडिया यह है कि जानवरों की असली जगह जंगल है। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी स्वतंत्रता छीन लेना गलत है। कवि बाघ की पीड़ा और उसके प्राकृतिक जीवन का महत्व दिखाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पोएटिक डिवाइसेस की चर्चा करते हैं। इस पोयम में जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन, वेलवेट वेरी जैसी ध्वनि की पुनरावृत्ति। दूसरा पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। कवि ने जंगल, घास, हिरन और तारों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तीसरा पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। बाघ की भावनाओं को इंसानों की तरह दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह थी कविता अ टाइगर इन द जू की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश बाय अजीत सर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।